हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा। आप देख रहे हैं लर्न ऑफ टेक्नो। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा फिटर थ्योरी का 4th लेसन है। 3 लेसन इसके पहले हमारे क्लियर हो चुके हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का चल रहा है हमारा, यानी कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो चल रहा है। इसके अलावा अगर आपने पहले की 3 वीडियो है वो नहीं देखी है, 3 क्लासें नहीं देखी है, यानी कि 3 चैप्टर हमारे जो क्लियर हो चुके हैं वो नहीं देखे हैं, तो चैनल पर आपको थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी 3 लेसन है वो क्लियर हो चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, और इससे पहले का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इससे पहले का वीडियो वो देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मार्किंग से रिलेटेड, जैसे कि मार्किंग टूल्स के बारे में, मार्किंग के लेआउट के बारे में, कैलिपर्स वगैरह, पंच वगैरह आदि के बारे में, उनके मटेरियल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड क्लास को शुरू करते हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अलग अलग पॉइंट्स की, यानी कि जैसे पंच हमारा, कैलिपर है, इनकी अगर आप डिटेल वीडियो अलग से लेना चाहते हैं तो जल्दी हमारा एक चैनल आने वाला है, तो जिस पर क्या होगी, आपको एक पर्टिकुलर वीडियो मिलेगी, एक पॉइंट या एक टॉपिक को लेकर क्या अलग से पर्टिकुलर वीडियो रहेगी। वहां पर हम ईयर के अकॉर्डिंग या लेसन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, वहां पर हम चलेंगे पॉइंट के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले हमें कौन सा पॉइंट क्लियर करना है, उसके बाद कौन सा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 सभी पॉइंट है वो क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है मार्किंग या लेआउट से आप क्या समझते हैं। मार्किंग करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी कि मार्किंग करते समय हमें कौन सी बातें वो ध्यान में रखनी चाहिए। तो क्या है कि जब हम दर्जी को पैंट कमीज बनाने के लिए कपड़ा देते हैं तो सबसे पहले वह माप लेता है, जिसके बाद माप के अनुसार कपड़े पर रेखाएं लगाकर उसकी कटाई करके फिर उसकी सिलाई करता है। इस प्रकार पैंट या कमीज है वो तैयार कर देता है। ठीक उसी प्रकार इंजीनियरिंग लाइन में भी कुछ मशीनी पार्ट्स तैयार करने के लिए ब्लूप्रिंट या ड्राइंग द्वारा उसकी माप वो प्राप्त की जाती है। उसके बाद उचित साइज की धातु लेकर उसकी सतह पर ड्राइंग के अनुसार सेंटर लाइन, केंद्र बिंदु, चाप, सीधी समांतर रेखाएं खींची जाती है। इसी कार्य को क्या कहते हैं, लेआउट या मार्किंग कहते हैं। यानी कि किसी पर क्या कहीं केंद्र बिंदु लगाना है, सेंटर लाइन खींचना है, चाप खींचनी है, सीधी समांतर रेखाएं खींचनी है, ड्राइंग के अनुसार उसके ऊपर क्या करनी है, हमें मार्किंग करनी है, उसी को क्या कहते हैं, लेआउट या मार्किंग कहते हैं। अतः मार्किंग या लेआउट एक टेक्निकल टर्म है। क्या है, टेक्निकल टर्म है। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मार्किंग या लेआउट कौन सी टर्म है, तो हमें याद होना चाहिए कौन सी, टेक्निकल टर्म है। इसे आप नोट कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कारीगर की सुविधा के लिए धातु की सतह पर ड्राइंग के अनुसार सेंटर लाइन, ठीक है, केंद्र बिंदु, चाप, सर्कल आदि खींचना, इसी को मार्किंग या लेआउट है वो कहते हैं। ठीक है, मार्किंग के लिए निम्नलिखित बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको क्या है, रीड करना जरूरी है, ये क्या हमारे ध्यान में होना जरूरी है। इनमें से ही ज्यादातर क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो चलिए इनको क्लियर कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट है हमारा, मार्किंग शुरू करने से पहले ड्राइंग या ब्लूप्रिंट को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। यानी कि जो हमें ड्राइंग मिले या ब्लूप्रिंट मिले उसको क्या अच्छे से रीड कर लेना चाहिए, वो हमें क्लियर समझ में आना चाहिए कि कौन सी लाइन है वो कहाँ से खींची जाएगी, कितने सेंटीमीटर की रहेगी, कितने मिलीमीटर की रहेगी, जो भी है उसकी डायमेंशन है वो कितने अनुपात में है, 1:50 में है, 1:1 है, 1:2 है। ठीक है, सेकंड है हमारा, ड्राइंग में दिए गए माप की शुद्धता के अनुसार उचित मार्किंग टूल का चुनाव करना चाहिए। यानी कि जो मार्किंग टूल हम यूज करते हैं, जैसे कि लाइनें खींचने के लिए क्या हमें स्क्राइबर का ही प्रयोग करना चाहिए, स्टील रूल के द्वारा क्या है हमें लाइनें नहीं खींचनी चाहिए। ये नहीं कि स्टील रूल एक तो हमने लगा लिया मार्किंग के लिए और दूसरे स्टील रूल से क्या कर रहे हैं कि लाइनें खींच रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वहां पर हमें क्या स्क्राइबर ही यूज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 3rd नंबर, मार्किंग करते समय ड्राइंग में दिए गए प्रत्येक माप को अच्छी तरह से पढ़कर ही मार्किंग टूल को सेट करना चाहिए। यानी कि हमें क्लियर समझ में आना चाहिए, जैसे कि ये दूरी उसमें दी हुई है 10 mm, तो हमें क्लियर होना चाहिए ये कि 10 mm ही ये दूरी हमें खोलनी है। हो सकता है ये माप यहाँ पर ना दी हो, ये कहीं दूसरी जगह पर दी हो, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे कि ये माप यहाँ से घूमकर इधर आ रही है, ठीक है, ये इतना घूमकर कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। अब इस माप को क्या है, यहाँ पर हमें 10 mm दे दिया, ठीक है, तो ये माप भी हमें कितना 10 mm है ये ज्ञात होना चाहिए। उसी के अनुसार क्या हम स्क्राइबर के द्वारा मार्किंग करेंगे इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर, डॉट पंच से
पंचिंग करने से पहले लगाई गई रेखाओं को चेक कर लेना चाहिए तथा जिन रेखाओं की आवश्यकता नहीं है उन पर क्या कर देना चाहिए, स्क्राइबर द्वारा हल्का निशान लगा लेना चाहिए। जैसे कि हमारा ये टूल है कोई, ये हमारा कोई जॉब है हमारा, ये क्या हमारा कोई जॉब है, ठीक है डियर फ्रेंड। इस पे हमने क्या की, इसके ऊपर हमने क्या कर दी, मार्किंग कर दी। जैसे कि ये मार्किंग कर दी, ठीक है, ये क्या कर दी, मार्किंग कर दी कि इस टाइप से हमें करना है। अब क्या है कि कुछ लाइनें जैसे यहाँ पर ये सीधी लाइन भी जाएगी, ये हो सकता है यहाँ से लाइनें गुजरे, यहाँ से लाइनें गुजरे, लेकिन हमें करना किसको है, हमें तो जो हमें जॉब बनाना है सिर्फ उसी की मार्किंग करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्राइबर के द्वारा जो यूज में नहीं आ रही है लाइनें उनको क्या कर देंगे, उनको क्रॉस कर देंगे। जैसे कि ये लाइन काम में नहीं आ रही, इसको क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, इसको भी कर दिया, इनको भी कर दिया क्रॉस, यहां से कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, इसको कर दिया। तो अभी हमें क्या क्लियर समझ में आ रहा है कि जिन लाइनों को क्रॉस कर रखा है उन पर क्या हमें पंचिंग नहीं करनी है, जिन लाइनों को क्रॉस कर रखा है उन पर क्या हमें पंचिंग नहीं करनी है, और बाकी जो भाग बचा उस पर क्या पंचिंग करनी है। अब बाकी भाग कौन सा बच गया, बाकी भाग ये बच गया, यहां पर हम क्या करेंगे, पंचिंग के द्वारा निशान लगाते रहेंगे। इधर ये, इधर यहां तक आया, यहां पर ऐसे ऐसे क्या करेंगे, हम पंचिंग कर देंगे इसके ऊपर, पूरे के ऊपर, ठीक है। तो अब हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि कौन सा भाग है, ये भाग है यहां से लेकर ऐसे वाला, और ये इधर जाता हुआ ये वाला भाग है, ये वाला भाग बचा है हमारा, यही भाग है हमारा जिसके ऊपर हमें क्या करनी थी, पंचिंग करनी थी। इसने इतने भाग पर हमने क्या कर दिया, पंचिंग कर दी है, ठीक है। तो बाकी की लाइनें हैं वो अलग रहेगी, किस वजह से कि हमने इसको क्या इरेज कर रखा था, इसको क्या कर रखा था, हमने कट कर रखा था, ठीक है। अगर ये लाइनें अगर हमने यहाँ पर क्रॉस नहीं लगाया होता तो हो सकता है कि हम यहाँ से पंचिंग करते जा रहे हैं और ये ध्यान में रहा नहीं, और क्या किया, इस लाइन पर भी हमने क्या कर दी, पंचिंग कर दी। उसके बाद क्या है, इसकी हो सकता है कटिंग कर दें यहाँ से, तो हमारा पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है कि हल्का सा निशान लगाकर जो लाइनें हमें यूज में नहीं आ रही है उन पर क्या करना चाहिए, हल्का सा निशान लगाकर हमें क्या करना चाहिए, उनको क्रॉस का निशान या हल्का निशान लगा देना चाहिए, जिससे कि हमें ज्ञात रहे। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, इसमें दिया है डॉट पंच से निशान लगाते समय निशानों की आपसी दूरी वो 3 से 5 मिलीमीटर के बीच होनी चाहिए तथा निशान रेखा के बीच में लगाने चाहिए। अब बीच का क्या मतलब है, जैसे कि ये हमारी क्या है, कोई लाइन है, ठीक है, ये हमारी क्या है, कोई लाइन है, ये हमने क्या किया कि किसी जॉब की क्या कर दी, हमने ये मार्किंग कर दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर पंचिंग के निशान लगाने हैं। अब हमें क्या करना है, इनके ऊपर पंचिंग के निशान लगाने हैं, ठीक है। क्या करना है, पंचिंग के निशान लगाने हैं। तो पहले हमने यहाँ पर पंच लगाया, अब दूसरा यहाँ पर लगाया, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, ऐसे ऐसे पंच के निशान लगाते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एक यहाँ से और इस डॉट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 3 से 5 mm के बीच होनी चाहिए, 3 से 5 mm के बीच रहनी चाहिए दो डॉट के बीच की दूरी, ठीक है। और जो ये निशान लगा रहे हैं हम, जो पॉइंट लगा रहे हैं, ये क्या होने चाहिए कि लाइन के बिल्कुल सेंटर में लगने चाहिए, लाइन के क्या लगने चाहिए, बिल्कुल सेंटर में लगने चाहिए। ताकि क्या होगा कि जैसे हम जॉब को घिस रहे हैं तो जैसे जैसे हमारे निशान आधे घिस जाएंगे, आधे निशान अगर हमारे घिस जाएंगे तो हमारा जॉब क्या होगा, बिल्कुल राइट हमारा जो साइज रहेगा उसमें बन जाएगा, बनकर क्या होगा, तैयार हो जाएगा। जैसे इस लाइन पर क्या किया हमने, यहाँ पर हमने सेंटर में पंच कर रखे हैं, बिल्कुल लाइन के क्या सेंटर में पंच कर रखा है। तो अब यहाँ से क्या हम फाइलिंग कर रहे हैं, फाइलिंग करते करते जो ये पंच के निशान है इनको आधा आधा हम क्या कर देंगे, घिस देंगे, आधा आधा तक घिस जाएगा तो हमारा क्या होगा, जॉब है वो सही साइज में बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमें करेक्ट साइज में मिलेगा, ठीक है। ये 3 से 5 mm की दूरी ये ये वो मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि 3 से 5 mm ही हम रखें। हो सकता है कि कुछ पार्ट वो ज्यादा लंबाई के हो, जैसे कि इसकी लंबाई इतनी लंबी है, मान लो कि इसकी कितनी है, अब जैसे इसको मान लो कि 5000 mm की दूरी है, कितनी है, 5000 mm है। तो इसके ऊपर अगर हम 3 से 5 mm के डॉट लगाने लग गए, इसके ऊपर क्या हम 3 से 5 mm की अगर डॉट लगाने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें। तो क्या करेंगे, इनके डॉट की दूरी क्या, आपकी दूरी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो कम से कम रखेंगे या नॉर्मली जो पूछा जाता है वो कितनी रहती है, 3 से 5 mm नॉर्मली रखी जाती है, ठीक है। नॉर्मल कितनी रखी जाती है, 3 से 5 mm रखी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है, आगे इसमें क्या दिया हुआ है हमें, चलिए आगे देख लेते हैं। 6 नंबर में क्या दिया है कि किसी सुराख
किसी सुराख के वर्त की परिधि पर केवल 4 डॉट आमने सामने लगाने चाहिए और एक निशान उसके केंद्र बिंदु पर सेंटर पंच द्वारा लगाना चाहिए। अब ये 4 डॉट आमने सामने किस लिए बोला है कि किसी वर्त की परिधि या बनाना है हमें, या किसी सुराख है, यानी कि कहीं पर हमें ड्रिल होल वगैरह करना है, तो वहां पर जैसे कि ये हमारा क्या होल है कोई, ठीक है, तो अब इसका क्या है, ये हमारा केंद्र हो गया, तो एक पंच यहाँ केंद्र बिंदु पे लगना चाहिए। अब 4 डॉट हम कहीं भी लगाएंगे तो वो आमने सामने लगना चाहिए, जैसे एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया और एक इधर लगाया, 4 आमने सामने डॉट हो गए, इतने काफी रहेंगे, ठीक है। ये सेंटर पंच से लगाना चाहिए, जो सेंटर केंद्र बिंदु के लिए, ठीक है, सेंटर पॉइंट के लिए हमें कौन सा सेंटर पंच का यूज करना चाहिए, ताकि ड्रिल हो हमारा सेंटर में आसानी से चल सके, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा सरफेस गेज क्या है, यह कितनी प्रकार का होता है, सरफेस गेज। अब सरफेस गेज भी एक क्या है, मार्किंग टूल है, ये कितने टाइप का होता है, चित्र सहित इसका वर्णन करना है, ठीक है। अब सरफेस गेज है वो 2 प्रकार के भी होते हैं, एडजस्टेबल सरफेस गेज और सॉलिड सरफेस गेज, तो उसकी डिटेल हम चलिए आगे देख लेते हैं। अभी इसमें क्या दिया हुआ है, सरफेस गेज के बारे में पूछा है, तो जॉब के ऊपर शुद्ध समांतर लाइनें लगाने के लिए सरफेस गेज का प्रयोग वो किया जाता है। इसके द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच और मीट्रिक प्रणाली में 1/2 mm 1/2 mm की शुद्धता में क्या की जाती है, मार्किंग की जाती है, ठीक है। ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच और मीट्रिक में 1/2 mm की शुद्धता में मार्किंग की जाती है। इसे मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। यानी कि सरफेस गेज के 2 और नाम कौन से हैं, मार्किंग ब्लॉक और स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। इनको आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन लेवल में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि स्क्राइबिंग ब्लॉक का दूसरा नाम क्या होता है, मार्किंग ब्लॉक या सरफेस गेज दिया हुआ ऑप्शन मिलेगा, या फिर मार्किंग ब्लॉक दे देगा तो स्क्राइबिंग ब्लॉक या फिर सरफेस गेज मिल जाएगा, ठीक है, या फिर सरफेस गेज दे देगा तो मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक आपको आंसर में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मार्किंग के अतिरिक्त इसका प्रयोग लेथ मशीन पर जॉब को सेंटर में बांधने के लिए भी किया जाता है। मार्किंग के अतिरिक्त इसका प्रयोग कहां करते हैं, लेथ मशीन पर जॉब को क्या सेंटर में बांधने के लिए, क्योंकि इसकी सहायता से जॉब को चेक किया जा सकता है। इसके द्वारा जॉब को कैसे चेक कर सकते हैं, तो जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा लेथ मशीन है, ठीक है, इसके अंदर ये हमारा जॉब बंधा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर क्या किया हमने, यहां पर हमारा क्या है, स्क्राइब सरफेस गेज लगा हुआ है, ठीक है, ये इसका स्टैंड हो गया। यहां पर क्या लगा हुआ है, ये यहां पर क्या लगा हुआ है, इसमें ये इसमें लगा हुआ है स्क्राइबर। तो अब स्क्राइबर को क्या किया हमने, यहां पर सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, घुमाने लगेंगे। लेथ चक को जैसे जैसे घुमाएंगे तो ये हमारा जॉब भी साथ में घूमेगा, ठीक है, और जॉब साथ में घूमेगा तो यहाँ पर ये जो स्क्राइबर है ये कहीं पर ज्यादा टच करेगा, कहीं पर कम टच करेगा, कहीं पर टच नहीं करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि केंद्र में नहीं बंधा हुआ है। तो इसलिए इसका यूज कहां पर करते हैं, लेथ मशीन पर जॉब को सेंटर में बांधने के लिए भी इसका यूज है वो किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है, इसके टाइप है, सरफेस गेज 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था कौन से, सॉलिड सरफेस गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज। सॉलिड सरफेस गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज। अब यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है, उससे क्या है, ज्यादा शुद्धता में क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, उसको आसानी से हम सेट कर सकते हैं, वो एडजस्टेबल होता है, किसी भी एंगल में उसे आसानी से सेट किया जा सकता है, ठीक है। और किसी जॉब के नीचे की साइड में भी अगर लाइनें खींचनी हो तो उसके वहां पर क्या यूज करेंगे हम, यूनिवर्सल सरफेस गेज का यूज है वो किया जाता है, ठीक है। और सॉलिड सरफेस गेज होगा उसका यूज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सॉलिड सरफेस गेज होगा उसमें क्या होगा, पिलर है वो बेस के साथ में टाइट फिट रहेगा, लेकिन यूनिवर्सल में क्या रहेगा, जो हमारा पिलर रहेगा वो बेस के साथ में फिट नहीं रहेगा, नट और बोल्ट के द्वारा फिट रहता है, तो उसको क्या हम एडजस्ट है वो कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं इसमें सॉलिड सरफेस गेज। सॉलिड सरफेस गेज में देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, सॉलिड सरफेस गेज इस प्रकार की सरफेस गेज का आधार सिलिंड्रिकल होता है। इसमें आधार पर पिलर लंब रूप में चूड़ी द्वारा फिट रहता है। किसके द्वारा, चूड़ी द्वारा फिट रहता है, पिलर है वो, आधार पर पिलर है वो क्या है, बेस पर पिलर है वो क्या होगा, चूड़ी कटी होगी पिलर के ऊपर और बेस में क्या होगा, टाइट फिट रहेगा चूड़ी के द्वारा। कुछ सरफेस गेजों में पिलर वेल्डिंग द्वारा भी पक्का फिट रहता है। अब कुछ में स्क्रू चूड़ियां कटी होती है, कुछ में क्या करते हैं वेल्डिंग करके भी पिलर को क्या है बेस के ऊपर टाइट फिट है वो
कर दिया जाता है। पिलर के ऊपर एक स्विवल पोस्ट सनग रहता है जिसमें क्या है, स्क्राइबर फिट रहता है। ठीक है, पोस्ट या स्विवल या स्क्राइबर सनग भी बोल देते हैं इसको, स्क्राइबिंग सनग भी बोल देते हैं, या फिर स्विवल पोस्ट सनग भी बोल देते हैं, जिसके अंदर क्या हम स्क्राइबर को फिट करते हैं। ठीक है, स्क्राइबर को क्या हम चेंज कर सकते हैं, इसके लिए स्क्राइबर सनग लगा होता है जिसको क्या लूज और टाइट करके क्या हम स्क्राइबर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके स्विवल पोस्ट सनग को पिलर पर कहीं भी सेट किया जा सकता है। जो सनग होता है हमारा स्क्राइबिंग सनग होता है उसको क्या ऊपर नीचे कहीं भी हम पिलर के ऊपर फिट कर सकते हैं। ठीक है, पिलर हमारा वहीं टाइट फिट रहेगा, उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ स्क्राइबिंग सनग के द्वारा क्या हम स्क्राइबर को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी माप पर इसे सेट करने के लिए स्विवल पोस्ट सनग को ढीला करके पिलर पर ऊपर नीचे कहीं भी सेट किया जा सकता है, यानी कि पिलर के ऊपर और नीचे स्लाइड कर सकता है। ठीक है, कहीं पर भी इसको क्या जितने माप में हमें सेट करना है, यानी कि 20 mm हाइट पर सेट करना है, 50 mm हाइट पर सेट करना है, तो उतनी हाइट पर क्या हम इसे सेट कर सकते हैं स्क्राइबिंग सनग को लूज करके। ठीक है, इसको साइड पर सेट करने के लिए स्टील रूल या स्क्वायर हेड का प्रयोग वो करते हैं। साइड पर सेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्टील रूल या स्क्वायर हेड का यूज हम कर सकते हैं। इसमें साइज निर्धारित करने के लिए समय लगता है क्योंकि इसमें फाइन एडजस्टमेंट जल्दी से नहीं होता है। अब फाइन एडजस्टमेंट जल्दी से क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या हाथ से स्विवल सनग जो होता है उसको क्या ऊपर नीचे करते हैं तो हो सकता है 1 mm ऊपर चला जाए, नीचे खिसकाएं हो सकता है 2 mm तक नीचे चला जाए। अभी हम फिगर में इसको क्लियर कर लेते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है, सॉलिड सरफेस गेज हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका बेस है। अब बेस के ऊपर हमारा क्या पिलर फिट है। अब इसमें क्या है, हमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर इसने क्या है बेल्ट द्वारा या फिर चूड़ी द्वारा जैसे क्या टाइट फिट कर रखा है। ठीक है, ये हमारा स्क्राइबर हो गया, इसका काम मार्किंग करना का, लाइनें खींचने का। ये स्क्राइबिंग पोस्ट या सनग बोल सकते हैं इसको, स्क्राइबिंग पोस्ट सनग या फिर स्क्राइबिंग सनग भी इसको बोल सकते हैं। अब स्क्राइबिंग सनग को क्या है यहाँ से हम लूज कर सकते हैं और ऊपर या नीचे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा ये सॉलिड सरफेस गेज है, इसके द्वारा फाइन एडजस्टमेंट है वो आसानी से नहीं होती है, क्योंकि इसको सेट करते हैं तो हो सकता है थोड़ा ऊपर खिसक जाए, हो सकता है 1 mm या 2 mm नीचे चला जाए, तो इसलिए क्या इसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जो यूनिवर्सल होता है हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है एडजस्टिंग स्क्रू लगा रहता है। उसमें क्या लगा रहता है, एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ रहता है, तो जिसके द्वारा क्या हम उसे एडजस्ट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर हमें क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सरफेस गेज। क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो यह सॉलिड सरफेस गेज से थोड़ा अलग होता है। क्या होता है, सॉलिड सरफेस गेज से थोड़ा अलग होता है। इसमें साइज सेट करने के लिए इसमें साइज सेट करते समय फाइनल एडजस्टमेंट की जाती है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, इसके कई पार्ट्स भी होते हैं, जिसके द्वारा क्या इसको जोड़कर असेंबल करके क्या यूनिवर्सल सरफेस गेज बनाया जाता है, जिसमें बेस या आधार होता है, पिलर होता है, स्विवल सनग या स्विवल पोस्ट सनग होता है, रोकर आर्म होती है, स्क्राइबर होता है, सनग बोल्ट होता है, गाइड पिन होते हैं और फाइन एडजस्टिंग स्क्रू होता है, जिसके द्वारा क्या हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। डिटेल इसकी देख लेते हैं, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डिटेल में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इस प्रकार की सरफेस गेज का आधार आयताकार होता है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप। इसके नीचे की सतह पर वी ग्रू कटा होता है। ये यहाँ पर क्या होता है, इसके नीचे की साइड में यहाँ पर वी ग्रू कटा होता है, जिससे इसे सिलिंड्रिकल या वी आकार की सतह पर भी रखा जा सकता है। जो सॉलिड सरफेस गेज हमारा रहता है उसका बेस है वो नीचे से प्लेन रहता है, सॉलिड रहता है। लेकिन यूनिवर्सल सरफेस गेज में क्या होता है, वी कटा होता है, वी ग्रू कटा रहता है। ठीक है, क्या रहता है, वी ग्रू कटा रहता है, जिससे क्या इसको सिलिंड्रिकल सरफेस पर या वी आकार की सतह पर भी आसानी से रखकर हम क्या इसे यूज कर सकते हैं। आधार पर रोकर आर्म स्क्रू के द्वारा लगा होता है। ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, इसके ऊपर क्या लगा है, रोकर आर्म लगा हुआ है। ये क्या है, इधर स्क्रू है, इसके द्वारा क्या है ये लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, रोकर आर्म पर पिलर फिट रहता है। अब रोकर आर्म के ऊपर क्या रहेगा, पिलर फिट रहेगा। ये क्या हमारा पिलर है, ये यहाँ पर रोकर आर्म है, इसको स्क्रू के द्वारा सेट कर सकते हैं। ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर क्या हमारा पिलर फिट है। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी देख लीजिए, अभी क्या है इसमें
ये हमारा रोकर आर्म हो गया। इसके ऊपर क्या है, हमारा बेस पिलर फिट है। पिलर के ऊपर ही स्विवल पोस्ट स्नग फिट रहता है। ये स्विवल पोस्ट स्नग है, जो ऊपर है वो फिट है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्लियर आ रहा है। अभी देखिए ये क्या है, स्विवल पोस्ट स्नग है, वो पिलर के ऊपर फिट है। ये तो सॉलिड में भी फिट था और यूनिवर्सल में भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें स्क्राइबर फिट रहता है। ये जो है ये स्क्राइबर फिट है। इसमें किसी भी माप पर सेट करते समय इसकी फाइन एडजस्टमेंट की जा सकती है। अब फाइन एडजस्टमेंट की जा सकती है वो इस स्क्रू के द्वारा, क्या फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा क्या हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे क्या 1 या 2 mm हमारा कम या ज्यादा रहता है, तो इस स्क्रू को क्या लूज या टाइट करके क्या हम आसानी से उसको एडजस्ट वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके लिए रोकर आर्म की सतह पर स्क्रू लगा रहता है और दूसरी सतह रोकर आर्म के नीचे स्प्रिंग फिट रहता है। दूसरी तरफ क्या रहेगा, इधर क्या है हमारा स्प्रिंग फिट रहता है। ये एडजस्टिंग स्क्रू है, तो स्क्रू के द्वारा क्या हम लूज और टाइट कर सकते हैं। अब इसके नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है तो वो क्या प्रेशर डालेगा। जैसे हम स्क्रू को लूज करेंगे तो वो क्या करेगा, स्प्रिंग है वो बाहर की तरफ धकेलेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, और स्क्रू को हम टाइट करेंगे तो चूड़ियां क्या करेगी, उस स्प्रिंग को क्या करेगी, टाइट करेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये कम या ज्यादा इसके द्वारा कर सकते हैं स्क्रू को लूज और टाइट करके, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल हो रहा है इसकी, देख लेते हैं। इससे माप सेट करने में सुविधा रहती है, क्योंकि फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा हम क्या है थोड़ा थोड़ा घुमाकर चूड़ियों को क्या जल्दी से माप को सेट कर सकते हैं। यह सरफेस गेज सॉलिड सरफेस गेज की अपेक्षा ज्यादा लाभदायक है। सॉलिड सरफेस गेज की अपेक्षा ज्यादा लाभदायक क्यों है, क्योंकि इसमें फाइन एडजस्टिंग आसानी से हो जाती है। दूसरा, इसके नीचे क्या बेस के नीचे वी ग्रूव कटा होता है, और इसके अलावा क्या लगी होती है, इसमें गाइड पिने लगी होती है। जैसे कि ये इसका बेस है तो यहाँ पर क्या लगी होगी, 2 गाइड पिने लगी होगी। तो गाइड पिनों को क्या हम अगर नीचे की तरफ दबा देंगे, गाइड पिनों को अगर नीचे की तरफ दबा देंगे तो उसके बाद जैसे कि ये कोई बाहरी सतह है, बाहरी सरफेस के समांतर लाइनें खींचने के लिए भी क्या गाइड पिने यूज की जाती है। अब गाइड पिने नीचे की तरफ खिसकाई हमने, बेस से वो क्या निकल जाएगी, बेस से नीचे निकल जाएगी ऐसे, तो वो क्या पिने क्या यहाँ पर टच हो जाएगी। उसके बाद क्या ऐसे ऐसे इधर खिसकाएंगे तो क्या पिने तो यहाँ पर टच है, तो ये क्या बाहरी सतह के साथ क्या है, यानी कि बाहरी सतह के समांतर रेखाएं खींचने के लिए गाइड पिनों का यूज है वो किया जाता है, ठीक है। सरफेस गेज की सहायता से किसी गोल छड़ का सेंटर भी है वो आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब गोल छड़ का सेंटर है वो कैसे निकाल सकते हैं सरफेस गेज के द्वारा, तो क्या इसको सही हाइट पर उसको सेट करके क्या हम उसका केंद्र बिंदु वो ज्ञात कर सकते हैं चाप लगाकर, ठीक है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में बस इतना ही। याद रखिए डियर फ्रेंड, यूनिवर्सल सरफेस गेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल सरफेस गेज है वो क्या हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप क्या है दिल से अटैच होकर वॉच कीजिएगा। 2 से 4 बार इसको रीड कीजिएगा बुक्स में से। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारे नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर आप हमें इंस्टा या टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम का लिंक भी आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे यूनिवर्सल सरफेस गेज है, अब इसमें क्या पढ़ा हमने, मेन चीजें पढ़ी हैं, लेकिन इसको गहराई से जानने के लिए अभी हमारा नया चैनल आने वाला है, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उसमें क्या होगा, एक एक चीज आपको डीप से बताई जाएगी, बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। यानी कि अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही वो चैनल अवेलेबल होगा आपको बता दिया जाएगा। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ऑल के पर्सन पर, ताकि आपको जैसी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिल जाए और आप हमारे उस चैनल को भी क्या ज्वाइन कर पाए। ठीक है डियर फ्रेंड, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड अपने फ्रेंड सर्कल में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। तो हर शाम 8 बजे आप विजिट कर सकते हैं, पर डे आपको एक वीडियो जरूर मिलेगा हमारे चैनल पर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।